कैसे हो दोस्तों आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। पहले दोस्तों, आज का जो हमारा विषय होगा वो सब्जेक्ट है। पहले आप ये जान लें कि हमारा जो सब्जेक्ट है आज वो है भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम देखेंगे वन संरक्षण के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने भारत की मिट्टियाँ देखी, मृदा देखी यानी मिट्टी देखी, और वनस्पति के बारे में देखा, वन और वितरण देखा। बहुत सारे टॉपिकों का हम लोगों ने डिस्कशन किया। एमसीक्यू क्वेश्चन पे भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। वन लाइनर प्रश्नों को भी हम देखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वन लाइनर प्रश्नों को देख सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पहले दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा मंच है जो आपको हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज डिस्कशन करता है, और फिर उससे संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पे हमारा डिस्कशन चलता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप समंदर की चाह रखते हैं तो आप बिल्कुल दोस्तों इस चैनल से आप जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें कि इससे आपका भी अच्छा होगा और उनका भी अच्छा होगा। दोस्तों, क्यों अच्छा होगा? क्योंकि जब आप किसी और के पास शेयर करेंगे तो भी वो इंटरेस्ट लेगा, और आप और वो दोनों एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, उस टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ उनकी राय आपके काम आएगी, कुछ आपकी राय उनकी काम आएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो विषय है वो है हमारा वन संरक्षण के बारे में। तो आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों, वन संरक्षण। वन जो है वो मनुष्य को प्रकृति का एक अनूठा क्या है, उपहार है। यानी वन जो है वो मनुष्य को दिया गया एक उपहार है प्रकृति के द्वारा, और राष्ट्र की बेशकीमती संपत्तियों में से एक है। वन क्या है? राष्ट्र की एक बेशकीमती संपत्ति है। इनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से उपयोग होता है। और समझ में दोस्तों, वन जो है वो प्रकृति के द्वारा मनुष्य को दिया गया एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अनूठा उपहार है, और ये वन जो हैं वो राष्ट्र की बेशकीमती संपत्तियों में से एक हैं। ये जो बेशकीमती संपत्तियां होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों, ये राष्ट्र के लिए हैं। इनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से उपयोग होता है, यूज़ होता है, इसलिए इन्हें राष्ट्र की समृद्धि का सूचकांक कहना उचित होगा। बस समझे दोस्तों। चलिए आइए आगे देखते हैं। वनों से हमें मिलने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वनों के संरक्षण के लिए मजबूत कदम उठाया जाए। यानी वनों से जो हमें जिस तरह के लाभ प्राप्त होते हैं, जिस तरह की लाभ मिलते हैं, जिस तरह का हमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें वनों के संरक्षण पर भी मजबूत ध्यान देना चाहिए। आगे देखते हैं। वन संरक्षण का जो मतलब होता है प्यारे दोस्तों, वो उपयोग से इनकार करना नहीं है। बात समझाई? वन संरक्षण का जो मतलब है उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका यूज़ ना करें, ठीक है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उचित उपयोग करना। यानी कि वन संरक्षण का मतलब क्या होता है कि उसका उपयोग करने से मना नहीं किया जा रहा, लेकिन इस तरह से उसका उपयोग किया जाए कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है राष्ट्र की, वो और पर्यावरण पर कोई प्रभाव न पड़े, इस तरह से उसको उपयोग करना है। आगे देखते हैं। यह मनुष्य की पीढ़ियों के लाभ और स्थिरता के लिए वन क्षेत्रों की योजना बनाने और उन्हें बनाए रखने की प्रथा है। बात समझाइए दोस्तों, जो वन संरक्षण है वो क्या है? जो भविष्य की पीढ़ी है उनको किस तरह से लाभ पहुंचाया जाए, उसको किस तरह से स्थिरता बनाए रखा जाए वन के क्षेत्रों में, तो वन क्षेत्रों की योजना बनाई जाती है उसके लिए, और उन्हें किस तरह से बनाए रखा जाए ऐसी प्रथा है, उसको क्या कहते हैं? वन संरक्षण। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों, तो वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। यानी वन को किस तरह से संरक्षण, किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, है ना, किस तरह से प्रोटेक्शन किए जाए, है ना, उसके लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाए वो भी बहुत अहम है, जिससे अंततः वन क्षेत्रों में सुधार हो सकता है और उपलब्ध संसाधनों में टिकाऊ बनाया जा सकता है। यानी जो उपलब्ध संसाधन हैं उसको भी क्या बनाया जा सकता है? टिकाऊ बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं। वनीकरण। प्यारे दोस्तों, अगर हम वनीकरण की बात करें, आइए इसकी विशेषताओं के बारे में देख लें। तो यह वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए वृक्षारोपण है। वनीकरण का मतलब क्या होता है? वृक्षारोपण। और वृक्षारोपण का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? वृक्षों को लगाना,
तो वन रोपण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान वनों से संसाधन लेने के बजाय पेड़ लगाए जाते हैं और उन्हें संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि वन रोपण एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से जो विद्यमान वन है ना, उनको वनों से क्या करें, संसाधन लेने के बजाय, यानी उनको अपना संसाधन बनाने से पहले या उनको यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि आगे चल के वो संसाधन के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं। तो यह वन्यजीवों के लिए आवास, मनोरंजन क्षेत्र, वाणिज्यिक उपयोग का भी सृजन करता है। जो वनीकरण है या वृक्षारोपण है वो क्या है कि वन्य जीवों यानी कि जो जंगलों में रहने वाले जो जीव हैं उनके लिए आवास, मनोरंजन क्षेत्र और वाणिज्यिक उपयोग का भी सृजन करता है, जबकि प्राकृतिक वनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। बात समझाई? ये क्या है कि जो प्राकृतिक नेचर के द्वारा जो पेड़ पौधे हैं, है ना, जो वन हैं, जो वेजिटेशन है, उनको किसी भी प्रकार से कोई हानि ना पहुंचे। आगे चलते हैं। दोस्तों, लोगों को पेड़ लगाने के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। बहुत ही एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वन महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1950 में। पेड़ों को लगाने के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है चयनात्मक लॉगिंग। ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वन संरक्षण के अंतर्गत। तो यह एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग वनों और किफ़ायती संसाधनों की तलाश करने वाले मनुष्यों दोनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। यानी चयनात्मक लॉगिंग एक ऐसी विधि है, एक ऐसा मेथड है जिसका उपयोग वनों और किफ़ायती संसाधनों की तलाश करने के लिए मनुष्यों दोनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी संसाधनों की भी पूरा करने के लिए और मनुष्यों की भी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसा मेथड है। आगे चलते हैं। चयनात्मक कटाई का अर्थ है कि आकार की सीमाओं के आधार पर एक समूह के भीतर से पेड़ को हटाना। बात समझ आई दोस्तों? चयनात्मक कटाई का क्या अर्थ होता है कि आकार की सीमाओं के आधार पर, यानी आकार की सीमा बराबर हो, उसके आधार पर समूह के भीतर से, जो समूह है उसमें से पेड़ों को हटाया जाए। आगे देखते हैं। यह तकनीक चयनात्मक कटाई चक्रों के बीच और बाद में वन पुनर्जनन की अनुमति देती है। यानी उसके बाद क्या कहती है, पुनर्जनन। पुनर्जनन का मतलब होता है दोबारा से पेड़ का पैदा होना। चलिए आगे देखते हैं। वन और आग पर नियंत्रण कैसे किया जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। वनों की आग वनों की हानि का सबसे आम और घातक कारण है। यानी वनों में जो आग लग जाती है वो आग क्या होती है, वनों को हानि का सबसे आम और घातक कारण, यानी कि उसमें जो आग लग जाती है वो उससे वन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा घातक सिद्ध होता है ये। आगे देखते हैं। तो ये प्राकृतिक कारणों से शुरू हो सकते हैं या मानव के द्वारा दुर्घटनावश उत्पन्न हो सकते हैं। ये जो आग है जो वनों में लगती है ये प्राकृतिक कारणों से भी लग सकती है और मानव के द्वारा जो किया गया कोई टिकल है या कोई भी काम है उसके ज़रिए से भी दुर्घटनावश ये उत्पन्न हो सकते हैं। आगे देखें। तो इसलिए ऐसी घटनाओं के लिए सावधानी करना या बरतना बहुत ज़रूरी है। आग पर काबू पाने के लिए फायर बनाना, रसायन फैलाना, सूखे पत्ते और पेड़ हटाना ज़रूरी है। और समझे दोस्तों, आग पर अगर काबू पाना है तो हम क्या करेंगे, फायर लेन बनाना, रसायन फैलाना, सूखे पत्ते और पेड़ को हटाना। आगे देखते हैं। अब देखें बेहतर कृषि पद्धतियाँ, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, वनों को क्षेत्र रख सकते हैं। स्लैश एंड बर्न खेती, मवेशियों द्वारा अत्यधिक चराई, स्थानांतरित कृषि, सभी कृषि पद्धतियाँ पर्यावरण और विशेष रूप से जंगलों के लिए क्या हैं, हानिकारक होती हैं। इसलिए इन प्रथाओं को नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी होता है। आगे देखें। आगे है शहरीकरण के लिए वन मंजूरी की जांच। यानी कि जो शहरीकरण है उसके लिए वन मंजूरी की जांच भी ज़रूरी है। तो तेज़ी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगिकरण के युग में वनों की कटाई या तो अतिक्रमण करके या फिर अनुमति देकर की जाती है। यानी कि जो शहरीकरण किया जाता है या औद्योगिकरण किया जाता है, इसके युग में वनों की जो कटाई की जाती है उसके लिए क्या करते हैं, या तो अतिक्रमण किया जाता है या फिर अनुमति लेकर के उसकी कटाई की जाती है। इसलिए सख्त नीतियाँ लागू की जानी चाहिए ताकि वन भूमि को शहरी अतिक्रमण से बचाया जा सके। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। वन संरक्षण के लिए बहुत सी नीति और बहुत से कानून बनाए गए हैं, उसको भी ध्यान रखते हुए आज उसका भी डिस्कशन करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है।
तो वन संरक्षण के लिए जो नीति या कानून बनाए गए हैं, आइए उस पर भी डिस्कशन कर लें। तो भारतीय वन नीति 1952, यानी कि पहली जो नीति बनी थी भारतीय वन नीति, वो 1952 में बनी थी। उसको देखें तो यह औपनिवेशिक वन नीति का एक सरल विस्तार था जो कुल भूमि क्षेत्र के 1/3 तक वन क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक हो गया था। यानी कि जो भारतीय वन नीति 1952 थी, वो एक सरल विस्तार था वन नीति का, और इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि जो कुल भूमि क्षेत्र के 1/3 तक वन क्षेत्रों को बढ़ाने की आवश्यकता, यानी कि वन को कैसे बढ़ाया जा सके उसकी आवश्यकता के प्रति क्या जागरूक किया गया था। आगे देखें तो इस नीति में इस बात पर जोर दिया गया, किस बात पर जोर दिया गया कि आदिम लोगों को समझा बुझाकर स्थानांतरित खेती की हानिक प्रथा से छुड़ाना, पर्याप्त वन कानून बनाकर वन प्रशासन की दक्षता को बढ़ाना, वन अनुसंधान के लिए सुविधाएं प्रदान करना तथा वानिकी और वन उत्पादों के उपयोग में अनुसंधान करना। आगे है वानिकी में चराई को नियंत्रित करना। ये भी किस में आता है? वन संरक्षण के नीति के अंतर्गत आता है। आइए आगे देखते हैं। अगला जो कानून बना था वन संरक्षण अधिनियम 1980, इसके बारे में देखें। पहले दोस्तों, इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि वन क्षेत्रों में स्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिए केंद्र की अनुमति आवश्यक है। यानी कि यह अधिनियम में ऐसा प्रावधान किया गया था, ऐसा रास्ता अपनाया गया था कि वन क्षेत्रों में जो स्थायी कृषि है उसका अभ्यास करने के लिए हमें केंद्र की अनुमति जरूरी है। उल्लंघन या परमिट न लेना एक आपराधिक अपराध माना जाता था। आगे देखें तो इसका जो लक्ष्य था वो वनों की कटाई को सीमित करना, जैव विविधता का संरक्षण करना और वन्य जीवन को बचाना था। इस अधिनियम से वन संरक्षण की उम्मीद जगी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। बात समझ में आए दोस्तों? आगे देखते हैं। चैनल से बने रहिए, वीडियो से बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत ही अच्छा सेगमेंट चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आएगा, तो शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं। 1952 और 1980 के बाद एक वन नीति बनी थी 1988 की। इसके बारे में देखें तो इसने वाणिज्यिक सरोकारों से हटकर वनों की पारिस्थितिकी भूमिका और सहभागी प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और स्पष्ट बदलाव किया। किस नीति ने? 1988। जो इसका उद्देश्य था, आइए उसके बारे में देख लें। वन नीति 1988 का जो उद्देश्य था वो क्या था कि पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण और पुनर्बहाली के माध्यम से पर्यावरण को स्थिरता बनाए रखा जाए। यानी पर्यावरण में जो उछल पुथल हो रही है, जो कटाई हो रही है वनों की, उस पर स्थिरता बनाए रखा जाए। आगे देखते हैं। जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा अपर्दन और अंशादन की जांच की जाए, बड़े पैमाने पर वन रोपण किया जाए, सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से वन क्षेत्रों में पर्याप्त वृद्धि हो सके। आगे देखें तो राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की उत्पादकता में वृद्धि की जाए। यानी कि जो राष्ट्र की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता में क्या की जाए? वृद्धि की जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा वनों को लगाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वन को उगाया जाए। आगे चलते हैं। आगे प्यारे दोस्तों, वन संरक्षण के लिए अन्य संबंधित अधिनियम इस प्रकार हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1972, इसके बारे में देखें तो इसमें वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना का प्रावधान था। यानी जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 था, उसमें क्या किया गया था कि राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का प्रावधान किया गया था और वन्यजीव अभयारण्य, इन सब की स्थापना का प्रावधान किया गया था। भारत में वन्यजीव संरक्षण के मुद्दों पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था। दोस्तों, यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किस अधिनियम या किस के अंतर्गत किया गया था, तो ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत किया गया था। आगे देखें। आगे पे है दोस्तों राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। देखें तो यह पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए था। बस में दोस्तों, यह जो पर्यावरण संरक्षण है और जो वन है तथा जो संसाधन है उसके संरक्षण से जो संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए था। बात समझ में? जो पर्यावरण संरक्षण किया गया था, जिसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार का प्रवर्तन और व्यक्तियों और संपत्तियों को हुए नुकसान के लिए राहत, मुआवजा देना और उससे संबंधित या उसके अनुषांगिक मामले शामिल थे। जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण
था 2010 का, उसमें क्या था प्यारे दोस्तों, यह पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित था। यानी कि पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण को कैसे बचाया जा सके, वन को कैसे बचाया जा सके, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण कैसे किया जा सके, उनका जो कमी हो रही है उसका निपटान कैसे किया जा सके, पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानून अधिकार का प्रवर्तन कैसे हो, व्यक्तियों और संपत्तियों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए राहत और मुआवजा देना, और उससे संबंधित जो आनुषंगिक मामले हैं उसको कैसे शामिल किया जाए। आगे देखते हैं। अगला था प्यारे दोस्तों प्रतिपूरक वन रोपण निधि अधिनियम 2016। इसके बारे में देखें तो जो इसका उद्देश्य था वो केंद्र तथा प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्र में एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराना था। इसका उद्देश्य क्या था, केंद्र हो गया, राज्य हो गया, संघ राज्य क्षेत्र हो गए, उसमें संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराना ताकि गैर वनीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त वन भूमि के बदले में जारी की गई राशि का कुशल और पारदर्शी तरीके से शीघ्र उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। यानी कि जो वन भूमि के बदले में जारी की गई राशि थी उसका कुशल और पारदर्शी तरीके से शीघ्र उपयोग किया जा सके, जिससे ऐसी वन भूमि के विचलन के प्रभाव को कम किया जा सके। बात समझ में आई दोस्तों। आगे चलते। वनों के संरक्षण के लिए बहुत से उपाय अपनाए गए थे। कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, आइए उसको देखें। पहला है गैर सरकारी संगठनों आंदोलनों का समर्थन करें। आइए इसके अंतर्गत देखें तो प्यारे दोस्तों चिपको आंदोलन इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार वनों पर आम जनता की कार्रवाई उन्हें संरक्षित करने में मदद कर सकती है। आगे देखें तो ट्री फाउंडेशन, नेचर कंजर्वेंसी, सियरा क्लब, सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और रेन फॉरेस्ट एक्शन नेटवर्क जैसे गैर सरकारी संगठन दुनिया भर में वनों की कटाई को क्या करते हैं, रोकते हैं और खतरे में पड़े परिस्थिति तंत्र को भी सुधारते हैं। बात समझ में आई दोस्तों। आगे देखते हैं। कई क्षेत्रों में प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल शासन के अभाव में गैर सरकारी संगठन विभिन्न प्रकार के संरक्षण प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण संगठनात्मक और मौद्रिक सहायता प्रदान करते हैं। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे प्रभावी और पर्यावरण को अनुकूल शासन के अभाव में, यानी कि जहाँ पर्यावरण क्या है, अनुकूल नहीं है, वहाँ गैर सरकारी जो संगठन है वो विभिन्न प्रकार के संरक्षण और प्रयासों के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे संगठनात्मक और मौद्रिक क्या करते हैं, यानी कुछ रुपए प्रदान करते हैं, कुछ मौद्रिक सहायता भी देते हैं जिससे उन्हें संरक्षित किया जा सके या फिर संरक्षण किया जा सके। आगे चलते हैं। वन अनुकूल उत्पाद खरीदें। है दोस्तों वनों की कटाई को रोकने के लिए अपनी क्रय शक्ति का उच्च प्रभावी तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। प्रमाणित टिकाऊ उत्पाद खरीदने से वनों के संरक्षण में कुछ हद तक मदद मिल सकती है। बस में दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। आगे चलें। आगे है प्यारे दोस्तों वनों पर मूल शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षा के माध्यम से वनों के महत्व को समझाना या समझना तथा वनों को पर्यटन केंद्र की तरह बढ़ावा देना लोगों को वनों की महत्वपूर्ण भूमिका का एहसास कराने में मदद कर सकता है, अतः उन्हें अधिक जिम्मेदार बना सकता है। यानी शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम क्या कर सकते हैं, वनों के महत्व को समझा सकते हैं, वनों के महत्व को खुद समझ सकते हैं तथा वनों को पर्यटन केंद्र की तरह क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, लोगों को वनों की महत्वपूर्ण भूमिका का एहसास करा सकते हैं और उन्हें अधिक जिम्मेदार बना सकते हैं। दोस्तों इसी में एक और टॉपिक आता है दोस्तों पशु वर्ग के बारे में, उसको देख लेते हैं। तो जीव जंतु किसी विशेष क्षेत्र या समय में मौजूद सभी पशु जीवन हैं। बस समझ में दोस्तों, जीव जंतु किसी विशेष क्षेत्र या समय में मौजूद हैं तो सभी पशु क्या हैं, जीवन है या उनका जीवित जीवन है। आगे देखें भौगोलिक संरचना, जलवायु और मिट्टी के प्रकारों में बड़ी क्षेत्रीय विविधता के साथ भारतीय वन आवास प्रकारों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं जो भारत में वन्य जीवन की एक बड़ी विविधता के लिए क्या है, जिम्मेदार है। अगर बात करें भारत में पशु की तो भारत में पशुओं की लगभग 90,000 प्रजातियां हैं जो विश्व की कुल प्रजातियों का लगभग 6.5% है। आगे देखते हैं दोस्तों भारत में पाए जाने वाले प्रमुख पशु। पहले दोस्तों हाथी असम, पश्चिम बंगाल, दक्षिण राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जंगलों में पाए जाते हैं। हाथी कहाँ पाए जाते हैं, असम में, पश्चिम बंगाल में, दक्षिण के राज्यों में यानी जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। एक सींग वाले गैंडे असम, पश्चिम बंगाल के स्थानों तक ही सीमित हैं और वे असम के काजीरंगा मानस अभयारण्य
और पश्चिम बंगाल के जल्दापारा अभयारण्य में सख्त संरक्षण में क्या है, जीवित रहते हैं। बस समझ दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे बात करें तो जंगली भैंसें असम में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पाए जाते हैं। गौर या भारतीय बाइसन की बात करें तो सबसे बड़े मौजूदा गोजातीय पशुओं में से एक है और ये मध्य भारत के जंगलों में पाए जाते हैं। कौन? गौर या फिर भारतीय बाइसन। आगे देखें तो बाघ पूर्वी हिमालय के तलहटी जंगलों में, प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। आगे चलें तो रेगिस्तानी और जंगली बिल्लियाँ देश के उत्तर पश्चिम भागों में रहती हैं। आगे याक लद्दाख में पाया जाता है और इसे भार ढोने वाले पशु के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। हिरण की बात करें तो हिरण सबसे भारतीय जंगलों में पाए जाते हैं। जितने भी प्रकार के हिरण हैं वो सब भारतीय जंगलों में पाए जाते हैं। बारहसिंघा असम में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मुंजैक यानी भौंकने वाला हिरण जो है वो हिमालय की निचली लकड़ी की ढलानों में पाया जाता है। आगे चिंकारा एक भारतीय हिरण है। काला हिरण या भारतीय मृग, नीलगाय या नीला बैल, जंगली कुत्ता, लोमड़ी भारतीय जंगलों में पाए जाने वाले स्तनधारी होते हैं। आगे चलें तो मार्स मगरमच्छ और लंबी नाक वाले घड़ियाल भारत में पाए जाने वाले सबसे बड़े आकार के सरीसृप होते हैं। आगे बात करें प्यारे दोस्तों तो भारत पक्षी जीवन के मामले में भी समृद्ध है, क्योंकि यहाँ पक्षियों की लगभग 2000 प्रजातियाँ हैं। भारत में पक्षियों की लगभग कितनी प्रजातियाँ हैं? 2000 प्रजातियाँ हैं। आगे चलें जीव जंतुओं का संरक्षण कैसे किया जाए तो भारत में तेज़ी से घटते वन क्षेत्र ने देश में वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। यानी भारत में जो तेज़ी से वन कटाव हो रहे हैं उसके वजह से क्या हो रहा है, वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है और वन क्षेत्र के प्रभावित होने से वन्य जीवों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कई प्रजातियां काफ़ी कम हो गई हैं, जबकि कुछ खतरे में हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पर आ पहुंची हैं। इसके लिए वन्यजीव संरक्षण के लिए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है। कुछ उपाय हैं जो वन्यजीव संरक्षण में सहायक हो सकते हैं, उसको देखें। शिकार पर प्रतिबंध को कानून के अनुसार सख्ती से लागू करना, मौजूदा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की निगरानी और संरक्षण के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करके उनकी देखभाल की जानी चाहिए। आगे है जनता में वन्य जीवों के बारे में समान जागरूकता को बढ़ाने के लिए सेमिनार किया जाए, कार्यशालाएं खोली जाएं, प्रदर्शन किया जाए, ये सब क्या आयोजन किया जाए इसका। आगे देखें तो राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीवों के प्रजनन के लिए उचित परिस्थितियां होने से उनकी जनसंख्या में भी क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। पहला है भारतीय वन्यजीव बोर्ड। इसका गठन कब किया गया था दोस्तों? तो 1952 में किया गया था। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का जो उद्देश्य है वन जीवों के संरक्षण और सुरक्षा के उपायों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, प्राणी उद्यानों के निर्माण में सरकार को सलाह देना, साथ ही वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना था। आगे चलें, अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा है। तो प्यारे दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण और लुप्त प्राय प्रजातियों की सुरक्षा को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम की सूची 1, 2, 3 और 4 में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवरों के शिकार पर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। आगे देखें तो केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर सकती है, बशर्ते वह क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव जंतु, पुष्प विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, प्रकृति या प्राणी विज्ञान संबंधी से महत्व रखता हो। आगे चलें तो राष्ट्रीय एवं राज्य वन्यजीव बोर्ड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम के तहत गठित एक क्या है, सिस्टम है। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, उसके बारे में भी देखते हैं। पहला है प्रोजेक्ट टाइगर। इसकी बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर यह 1973 में शुरू की गई केंद्र के द्वारा वित्त पोषित योजना है। यानी प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो एक वित्त पोषित योजना थी जो केंद्र के द्वारा शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1973 में, जिसके तहत 17 राज्यों में 27 बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए थे। इसका उद्देश्य क्या था उसको देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर का जो उद्देश्य था दोस्तों, वो बाघों के आवासों को नष्ट करने वाले कारकों को कम करना तथा उचित प्रबंधन द्वारा उन्हें कम करना था। आगे देखें तो आवास को जो नुकसान हुआ उसको सुधारा जाए ताकि पारिस्थितिक तंत्र को यथासंभव अधिकतम सीमा तक बहाल किया जा सके। आगे आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सौंदर्यपरक
और पारिस्थितिक मूल्यों के लिए व्यवहार्य बाघ आबादी सुनिश्चित करना, यानी कि बाघ आबादी को क्या किया जाए, सुनिश्चित किया जा सके, बढ़ाया जा सके। आगे देखते हैं। आगे है प्यारे दोस्तों प्रोजेक्ट हाथी। इसको देखें तो इसे 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। इसके तहत जंगली हाथियों की स्वतंत्र आबादी वाले राज्यों को हाथियों की पहचान की गई। विहार आबादी के उनके प्राकृतिक आवासों में दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय, तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता दी जाती है। यानी कि जो जंगली हाथी थी और या जंगली हाथी थे, उन सब के स्वतंत्र आबादी वाले राज्यों को क्या किया गया, पहचान की गई। उसके बाद आबादी के प्राकृतिक आवासों में दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने का भी वित्त, तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता दी गई। आगे चलें। आगे प्यारे दोस्तों वन्य जीव कार्य योजना। NWUP यानी वन्य जीव के संरक्षण के लिए रणनीति के साथ साथ कार्यक्रमों की रूपरेखा भी प्रदान की गई, यानी कार्यक्रम किस तरह से किया जाए उसकी रूपरेखा भी प्रदान की जाती है। आगे देखें तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड वन्य जीव संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख, मार्गदर्शन करने वाला सर्वोच्च सलाहकार निकाय है, सलाहकार सिस्टम। सबसे अच्छा टॉपिक इसमें पूछा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो यह स्थलीय तटीय क्षेत्रों का एक अनूठा और प्रतिनिधि पारिस्थितिक तंत्र है, जिसे यूनेस्को के मानव और जैवमंडल के कार्यक्रम के ढांचे के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इसे मान्यता दी गई है। इसमें केंद्र में कोर वाले संकेंद्रित क्षेत्र, इसके बाद बफर वाले जोन, संक्रमणकालीन क्षेत्र और अंत में मानव अतिक्रमण का क्षेत्र शामिल है। आगे देख 1964 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची जैविक प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति की तुलना की सबसे व्यापक सूची है। यानी IUCN की जो संकटग्रस्त प्रजातियों की जो लाल सूची तैयार की गई थी, वो वैश्विक संरक्षण स्थिति की दुनिया की सबसे व्यापक सूची मानी जाती है। लाल सूची में शामिल भारतीय जीव और जोखिम के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है, जो इस प्रकार है। पहले देखेंगे गंभीर रूप से संकटग्रस्त नदी टेरापिन, बंगाल छत कछुआ, सिस्तापारा गेको, निकोबार सफ़ेद पूंछ वाला छछूंदर, गोंडवाना चूहा, अयथ्या बैरी, फनुल्लू, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, साइबेरियन क्रेन, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, मिलनसार लैपविंग। दोस्तों आप इसको नोट्स बना सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा चांस है, आप अच्छे से पढ़कर अपना सिलेक्शन जल्द से जल्द पा सकते हैं। पिग्मी हाग, अंडमानी सफ़ेद दांत वाला छछूंदर, घड़ियाल, जेकिंस अंडमान स्पानी श्रू, हॉक्सबिल कछुआ, जेडन कोरसर सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध, लाल सिर वाला गिद्ध, सफ़ेद पेट वाला बगुला, पतली चोंच वाला गिद्ध। आगे पे है दोस्तों भारतीय गिद्ध, गुलाबी सिर वाला बतख जिसकी सिर जो है गुलाबी हो, हिमालयन बटेर, पंडिचेरी शार्क, गंगा शार्क, चाकू दांत साफिश, बड़े दांत वाली साफिश, संकीर्ण यूथन साफिश, बड़ा राग चूहा या एलवीरा चूहा, नाम दफ़ा उड़ने वाली गिलहरी, मालाबार सिवेट, सुमात्रा गैंडा और जावन गैंडा, ये सब लाल सूची में शामिल हैं। आगे देखिए पहले दोस्तों संकटग्रस्त कौन से हैं। बाघ, बंगाल टाइगर, एशिया शेर, लाल चीन की भालू, हिमालयी या सफ़ेद पेट वाला कस्तूरी मृग, हिस्पिड खरगोश या असम खरगोश जिसको कहा जाता है, हाग हिरण, शेर पूंछ वाला मकाक, नीलगिरी तहर, खराई ऊँट यानी भारत का तैरने वाला ऊँट, भारतीय पेंगोलियन, भारतीय स्कीमर, भारतीय सॉफ्ट सेल कछुआ, ढोल या एशियाई जंगली कुत्ता या भारतीय जंगली कुत्ता, एल्डवज हिरण या ब्रो एंडलर्ड हिरण। आगे चलें। असुरक्षित कौन है उसको देखते हैं। भारतीय मूल का कछुआ असुरक्षित है, भारतीय छत्रदार कछुआ असुरक्षित है, एक सींग वाला गैंडा, गौर, सांभर, नदी पर्ण और मालाबार। तो पहले दोस्तों नीलगिरी लंगूर। वह दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। फटाफट से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह से मैं सेगमेंट लाता रहूँगा, टॉपिक लाता रहूँगा, डिस्कशन करता रहूँगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुँच सकें। तैयारी सफलता की। दोस्तों @सक्सेस पॉइंट एक ऐसा मंच है जिसकी उद्देश्य है आपकी सफलता।
तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।